ये कैसी दीवानगी। भाग 3। उसकी डेविल स्माइल देखकर आरव कहता है, अब तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? अमन, उस कमीने शर्मा ने मेरे प्यार को हाथ लगाने की गलती की है, जिसके लिए उसे मौत से भी बुरी सजा मिलेगी। चलो डिनर के लिए चलते हैं, वरना तुम्हारा पागल भाई सारा खाना खा जाएगा। फ्लैशबैक। जब अमन रिया से विकास शर्मा को छुड़ाकर उसे रोहित को देकर कुछ इशारा करता है और रोहित विकास शर्मा को लेकर एक खंडहर में आता है, जहां पर वो लोगों को टॉर्चर करते थे। अमन रिया को उसके घर छोड़कर तुरंत वहां आता है और विकास शर्मा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और अपने आदमियों को उसे टॉर्चर करने को कह देता है। अब भाई, उसने हमारे सेकंड माफिया बॉस के प्यार को हाथ लगाया था। फ्लैशबैक एंड। वो सभी जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो काया और माया को देखकर उनका सभी का मुंह बन जाता है। रोहित धीरे से, भाई इन दोनों का कुछ करिए, रोज सुबह शाम इनकी शक्ल देखकर अब तो मुझे डरावने सपने भी आने लगे हैं। उसकी बात सुनकर शिवा और अमन की हंसी निकल जाती है, पर आरव का चेहरा अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वो चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसकी पास की खाली चेयर देखकर माया तुरंत उसके पास जाती है, पर रोहित तुरंत उस चेयर पर बैठ जाता है। ये देखकर माया का तो मुंह ही बन जाता है, पर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही सिया के घर पर दोनों डिनर करके छत पर बैठाकर चांद देख रही होती हैं, तभी रिया के पास किसी का फोन आता है। वो सामने वाले की बात सुनकर गुस्से में कहती है, क्या मतलब है कि वो मिल नहीं रहा है? कल सुबह तक मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, वरना अपने लिए ताबूत तैयार कर लेना, और फोन काट देती हैं। इस वक्त वो मासूम रिया नहीं लग रही थी। सिया, अब तुम मुझे कुछ बताने वाली हो? रिया अपने आप को नॉर्मल करके उसे आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी होता है वो बताती है। सिया गुस्से से, तेरे साथ इतना कुछ हो गया है और तू मुझे अब बता रही है? उस कमीने शर्मा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रिया तू शांत रह, मैंने किसी को उसका पता लगाने को बोल दिया है। सिया, वैसे रियू डार्लिंग, तेरा अमन सर के बारे में क्या ख्याल है? रिया, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है, और वो किस तो बस गलती से हो गया है। सिया, ओह गलती से? पर मुझे अमन सर सही लगते हैं तेरे लिए। तुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है तुझे उनमें परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। उसकी बात सुन रिया उदास हो जाती है और कहती है, मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हूं, इसलिए मुझे अब इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, रुद्र की मौत का बदला लेना। उसकी बात सुनकर सिया भी उदास हो जाती है और कहती है, रियू किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, और जिनकी वजह से हमारी ये हालत है उन सबको मौत से भी बुरी सजा मिलेगी। रिया उसे गले लगा लेती हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपने रूम में चली जाती है, पर दोनों की आंखों में ही नींद नहीं थी। सिया अपने बिस्तर से उठकर अपने घर में बने एक सीक्रेट रूम में चली जाती है और वहां लटके पंचिंग बैग पर मारने लगती है। ऐसा करते हुए उसे 30 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया था और उसके हाथों से खून निकलने लगता है, पर उसकी आंखों में दर्द का नामो निशान नहीं था। तभी रिया आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे सोफे पर बिठाकर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नीचे बैठ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए चोट साफ करने लगती हैं। रिया, ये क्या पागलपंती हैं? तुझे क्या लगता है ऐसे खुद को चोट पहुंचाने से सब ठीक हो जाएगा? सिया, जानती हूं कि खुद को चोट पहुंचाने से सब ठीक नहीं होगा, पर मेरी चोट तेरे दिल पर हुए जख्म के आगे कुछ भी नहीं है।
मेरी गलती की वजह से तू भी इस दलदल में फंस गई। रुद्र हम सब से दूर हो गया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती हैं। रिया उसे गले लगकर तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो और फिर उसका हाथ अपने सिर पर रखकर कहती हैं, आज के बाद तू कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मेरी कसम खा। सिया हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद सिया रिया के रूम में जाकर उसके पैरों पर अपना सिर रखकर लेट जाती है और रिया प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है और सोचती है कि आज से 5 साल पहले सब कितना अच्छा था। शांति देवी अनाथ आश्रम में वो तीनों दोस्त कितने अच्छे से रहा करते थे, वो सिया और रुद्र। वो कितनी मस्ती करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर फिर समय का काला साया उन पर आया और वो रुद्र को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। उनकी सारी खुशियां छीन ली। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो सिया को देखकर मन में सोचती है कि उस हादसे के बाद वो मासूम, नटखट और खूबसूरत सिया तो कहीं खो गई और फिर उसने श्याम नाम का पर्दा ओढ़ लिया। यही सब सोचते हुए रात के किस पहर उसकी आंख लग गई, इसका उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह, आज संडे था इसलिए रिया और सिया दोनों ही आज मंदिर जाने वाले थे। रिया, सीयू जल्दी उठ जा, देख सुबह के 8 बज रहे हैं और हम आज मंदिर जाने वाले थे। सिया, क्या यार रियू सोने देना, भगवान कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं। रिया उसका कंबल खींचकर, सिर्फ 15 मिनट का समय है तुम्हारे पास। सिया बेचारी पैर पटककर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। रिया उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों मंदिर के लिए निकल जाती है। आज रिया ने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना होता है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। वही सिया ने व्हाइट कलर का फुल स्लीव अनारकली पहना होता है। हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियां और माथे पर ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी जिसमें वो एकदम परी लग रही होती हैं। थोड़ी देर में वो दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर का दूसरा कोना आज शेखावत फैमिली के लिए खाली था। यार सुबह सुबह इस बुढ़िया ने कहा फंसा दिया, काया ने अपने बगल में खड़ी माया से कहा। माया डार्लिंग, अगर इस बुढ़िया को काबू में करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर काया अपना मुंह बना लेती हैं। वही उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर रोहित अमन से कहता है, भाई मुझे नहीं लगता ये चुड़ैलें आपका और आरव भाई का पीछा इतनी आसानी से छोड़ेंगी। देखिए ना, दादी को इम्प्रेस करने के चक्कर में सुबह से ही सज धज के आ गई है। अमन, अगर तुझे ऐसी मनहूस बात करनी है तो यहां से चला जा, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रोहित मुंह बनाकर आरव की तरफ जाने लगता है, लेकिन आरव की घूरती नजरें महसूस करके वही खड़ा हो जाता है। वो सभी आंख बंद करके आरती करने लगते हैं। सुनिधि जी की साड़ी का एक कोना वहां रखी आरती से टच हो जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तभी वहां से गुजरती सिया की नजर उस तरफ जाती है। वो तुरंत आग कहकर उनकी तरफ भागती है। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उस पर जाता है और आरव तुरंत वहां पर रखे जल को उठाकर दादी माँ की साड़ी पर डाल देता है। अमन, दादी माँ आप ठीक तो है? शिवा और रोहित उन्हें गले से लगा लेते हैं। दादू भी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रिलैक्स करते हैं। तब तक सिया भी वहां आ जाती हैं और उन सब को देखकर शॉक हो जाती है। फिर खुद को संभालकर, मैम क्या ठीक है? सुनिधि जी, मैं ठीक हूं, थैंक यू बेटा। सिया, इट्स ओके मैम। तभी आरव उसकी तरफ देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता।
फिर खुद को संभाल कर थैंक यू, तुम्हारी वजह से दादी माँ ठीक है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। आरव का ये रूप देखकर तो सिया शॉक हो जाती है और खुद से कहती हैं, आज इस खुले सांड के अंदर किसी महात्मा की आत्मा आ गई है। फिर इट्स ओके सर। तभी अमन कहता है, मिस, क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसकी बात पर शिवा भी कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है कि हम पहले कभी मिले हैं। सिया, माफ कीजिए पर मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। रोहित, क्या आप सिंगल हो? अगर हाँ तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो क्या है ना, आप बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात पर सिया मुस्कुराते हुए, मैं सिंगल तो हूं पर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर रोहित उदास हो जाता है, पर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुधीर जी, आपका नाम क्या है बेटा? सिया, मेरा नाम सिया है। वो कुछ और बोलते तब तक रिया वहां आ जाती है और कहती हैं, सियू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं इतनी देर से तुझे इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि आरव, अमन, रोहित, शिवा और काया, माया की नजरें उसी पर होती है। शिवा, रिया आप यहाँ क्या कर रही है? रोहित, रिया क्या आप मिस ब्यूटीफुल को पहले से ही जानती है? वही अमन की नजरें तो उस पर ही जम जाती है और वो खुद से कहता है, क्या जरूरत है इस लड़की को इतना खूबसूरत दिखने की? तभी आरव उससे कहता है, ख्वाबों की दुनिया से जागिए शहजादे। उसकी बात सुनकर अमन झेप जाता है। शिवा, रिया क्या आप मिस सिया को जानती है? रिया, हाँ ये तो श्याम, फिर अपने शब्दों को सुधारकर ये श्याम की बहन है सिया। अमन, अच्छा। उसके बाद अमन उन दोनों को सुनिधि जी और सुधीर जी से मिलवाती है। वो दोनों उन्हें नमस्ते करती है। सुनिधि जी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। सुनिधि जी, हमारी मदद के लिए आपका शुक्रिया। क्या आज आप हमारे घर चल सकती है? फिर हम आपसे फुर्सत में बातें करेंगे। सिया, माफ कीजिए मैम पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनिधि जी, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं बल्कि आपको बता रहे हैं। और हाँ एक बात और बोस, ये सब है हम नहीं, इसलिए आप हम दोनों को दादी माँ और दादू कहकर बुलाएंगी। उनकी बात सुनकर रिया मुस्कुराकर कहती हैं, ओके दादी माँ। सिया कहती है, पर दादी माँ मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ? अमन, सिया आप चिंता मत करिए, हम शाम को फोन करके कह देंगे कि आप हमारे साथ है। और वो अपना फोन निकालने लगता है। उसे देखकर रिया और सिया दोनों के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। सिया, ओह नो, फोन तो मेरे बैग में ही है, कहीं इन्हें मेरे बारे में पता न चल जाए। उन्हें घबराते देख आरव की आंखें सिकुड़ जाती है। तभी उसकी नजर सिया के हाथ में पकड़े फोन पर जाती है। वो खुद से ये दोनों इतना घबरा क्यों रही है, जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो, और श्याम का फोन रिया के हाथ में क्यों है? उसे उन दोनों पर कुछ शक होने लगता है और फिर कहता है, पता नहीं, पर सिया और रिया के हाव भाव को देखकर कुछ अजीब लगा। अमन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आरव अपने मन में, काश मैं गलत ही सोच रहा हूं, पर ये दोनों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। वही माया और काया शेखावत विला से बाहर निकलने के बाद अपने घर में जाती हैं और सारा सामान फेंकने लगती हैं। माया चिल्ला के कहती है, उस 2 कौड़ी की लंकी में इतनी हिम्मत आ गई कि वो मुझे पर माया पर हाथ उठाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काया उसे शांत करते हुए कहती है, वहां हमारी इतनी बेइज्जती हुई पर उन दोनों को किसी ने कुछ नहीं कहा।
माया, बस एक बार मैं मिसेस आरव शेखावत बन जाऊं, उसके बाद इन सबको खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी माया नहीं। उसकी बात सुनकर काया के फेस पर भी जहरीली मुस्कान आ जाती है। शेखावत विला। रोहित और सिया दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे, तभी सिया खुशी से कहता है, ये मैं फिर से जीत गया। तो रोहित मुंह बनाकर कहता है, आपने चीटिंग करी है। तो शिवा कहता है, सिया इसका हमेशा से यही होता है, पहले तो हार जाता है और फिर कहता है कि तुमने चीटिंग करी है। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। रिया सिया को इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, कितना वक्त हो गया है जब मैंने सिया को इतना खुश देखा है। भगवान करे वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। अमन उसे शाम को इतने ध्यान से देखते हुए देख लेता है और फिर चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मुझको देखकर तो कभी ऐसे नहीं मुस्कुराती और मुंह बना लेता है। सबको अपने ऊपर हंसता देख रोहित चीढ़ कर कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और फिर सिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप चाहे जितना भी अच्छा खेलती हो पर भाई से कभी नहीं जीत सकते। उसकी बात सुनकर सिया आरव की तरफ देखती है जो अपने काम में घुसा हुआ था। उसे देखकर वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भाई को गेम खेलना भी आता है, देखो फैमिली टाइम में भी अपने लैपटॉप में घुसे हुए हैं। उसकी बात सुनकर सब उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हो। सिया चिढ़ते हुए कहती है, आप सब मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? रोहित कहता है, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं है कि भाई ने अगर ये सुन लिया तो वो आपके साथ क्या करेंगे? सिया कहती है, मैंने ऐसा भी क्या गलत कहा? तभी वहां आरव उनके पास आता है और कहता है, चलो गेम खेलते हैं, पर अगर तुम जीती तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। सिया कहती है, डन। इसके बाद दोनों अपना अपना रिमोट लेकर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। वही रोहित, अमन, शिवा और रिया सब बहुत एक्साइटेड होकर उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं। तो क्या लगता है आप सबको कि कौन जीतेगा? आरव और सिया गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और बाकी सब उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं। रोहित आरव को चीयर कर रहा था और वही रिया सिया को। थोड़ी देर में गेम खत्म होता और रोहित का मुंह बन जाता है क्योंकि आरव गेम हार चुका था। अमन और शिवा दोनों शौक होते हैं क्योंकि आरव कभी भी किसी गेम में नहीं हारता। वही रिया खुश होकर सिया को गले लगा लेती है और रोहित को चिढ़ने लगती है। रोहित बच्चों की तरफ मुंह बनाकर बोलता है, भाई आपने तो मेरी नाक कटा दी। उसकी बात सुनकर आरव उसे गुस्से में घूरने लगता है और बाकी सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं, लेकिन हमारे अमन भाई बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि रिया ने सिया को गले लगाया हुआ था। उसे ऐसे देखकर शिवा हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे कहता है, भाई अब आप एक लड़क से भी जलोगे, अपनी जलन को कंट्रोल कीजिए, वो अभी आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। ये सुनकर अमन गुस्से में शिवा को घूरने लगता है। आरव सिया से कहता है कि मैं हार गया तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सिया थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फिर कभी मैं आपसे कुछ मांगूंगी। आरव कहता है, ठीक है, जब तुम्हें जो सही लगे तुम वो मांग लेना। फिर वो सब थोड़ी देर तक बातें करने लगते हैं। आरव कहता है, तुम दोनों यहाँ हो तो शाम को भी बुला लो क्योंकि मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। उसकी बात सुनकर रिया और सिया के हाव भाव फिर बदलने लगते हैं। सिया, अब हमें जाना चाहिए,
हम घर जाकर भाई को आपका मैसेज दे देंगे। अमन कहता है, मिस रिया का भी यहाँ होना जरूर है। सिया, ठीक है। रिया यहाँ रुकेगी और मैं भाई को यहाँ भेज दूंगी। सुनिधि जी, बेटा तुम भी रुको, हमें अच्छा लगेगा। सिया उनके पास जाते हुए, माफ करना दादी माँ, मैं बाद में आपसे मिलने आती रहूंगी, अभी मुझे जरूरी काम है। फिर वो उनसे परमिशन लेकर चली जाती हैं। वही सिंह विला में अंश स्टडी रूम में बैठकर एमआर सिंह के साथ कुछ बात कर रहा होता है। तभी अंश का फोन बजने लगता है। अंश फोन रिसीव करता है और सामने वाले शख्स की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो मिस्टर सिंह को गले लगाकर कहता है, डैड हमें उनका पता चल गया है। ये सुनकर एमआर सिंह बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब जल्द ही हमारी प्रिंसेस हमारे साथ होंगी। तभी मिस्टर सिंह को पूछते हैं, तुम्हारी शेखावत इंडस्ट्री के साथ मीटिंग कब है? अंश, 2 दिन के बाद। आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर एमआर सिंह कहते हैं, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ तुम पर करता हूं। फिर वो अंश को गले लगाते हैं। सिया का घर। सिया शेखावत विला से अपने घर आ जाती हैं। सिया खुद से इस खुले सांड की फैमिली कितनी अच्छी है, पर वो एकदम खड़ूस। पर तभी उसे आरव का सॉरी बोलना याद आ जाता है और वो कहती हैं, शायद वो इतना भी बुरा नहीं है। तभी उसे याद आता है और वो कहती है, ओ गॉड, मुझे अभी शाम बनकर वापस शेखावत विला जाना है। ये खुला सांड ऑफिस में इतना काम करवाता है और अब घर पर भी काम करवाएगा। इतना कहकर वापस तैयार होकर शेखावत विला के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद शेखावत विला। श्याम जब शेखावत विला में आता है तो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रोहित श्याम को देखकर उसके पास जाता और उन्हें सुनिधि जी और सुधीर जी से मिलवाता है। श्याम उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। वो दोनों खुश होकर खुश रहो कहते हुए, सुधीर जी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुनिधि जी, वैसे तुम दोनों भाई बहन बहुत खूबसूरत हो। अगर मेरी कोई पोती होती तो मैं पक्का उसकी शादी तुमसे करवा देती। उसकी बात सुनकर वो सभी मुस्कुरा देते हैं। श्याम जाकर रिया के बगल में बैठ जाता है, जिसे देखकर अमन को फिर से जलन होने लगती है और उसके बगल में बैठा आरव उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के बाद सुधीर जी और सुनिधि जी अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं और बाकी सब स्टडी रूम में जाकर सिंह कारपोरेशन के साथ होने वाली मीटिंग की तैयारियां करने लगते हैं। वही सिंह मेंशन में अंश एक आदमी से कहता है, तुम्हें क्या जानकारी मिली? वो आदमी, बॉस 16 साल पहले मैम एक खाई में गिरी थी और उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा और हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके बाद मैम को शांति देवी अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। वो 7 सालों तक उस अनाथ आश्रम में रही। वहां पर उनके 2 दोस्त भी थे, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का था, और उन तीनों ने एक साथ अनाथ आश्रम छोड़ा था। पर बॉस जब वो वहां से बाहर निकली तो उसके बाद उनकी सारी इंफॉर्मेशन अनाथ आश्रम से हटवा दी गई। हमें उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अंश, उसकी इंफॉर्मेशन अनाथ आश्रम से किसने हटवाई होगी? और वो अनाथ आश्रम में जिन दोस्तों के साथ रहती थी उनके बारे में पता करो। वो आदमी जी बॉस कहकर वहां से चला जाता है। अंश, आप कहां पर है प्रिंसेस? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। क्या आपको अपने भाई की बिल्कुल भी याद नहीं आती?
इतना सोचकर ही उसकी पलकें नम हो जाती हैं। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसकी मां सारिका जी खड़ी होती है। उन्हें देखकर वो अपने आंसू पोंछ लेता है। सारिका जी, अपने आप को संभालो अंश। अगर तुम इतने कमजोर पड़ गए तो तुम्हारे पापा और मुझे कौन संभालेगा? अंश, मां मैं थक गया हूं सब कुछ संभालते संभालते। एक बार प्रिंसेस को आ जाने दीजिए, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। सारिका जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। वही उनकी सारी बातें दरवाजे के पास खड़ी हंसिका जी सुन रही थी। वो उन्हें देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहती हैं, वो तुम सबको कहीं नहीं मिलेगी, और वहां से चली जाती है। वही एक घर में एक आदमी बैठा होता है जो देखने में डरावना लग रहा होता है। वो किसी लड़की की फोटो लेकर गुस्से में कहता है, तुमने गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। मुझे जेल भेजने की कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। और इतना कहकर पागलों की तरह हंसने लगता है। श्याम, रिया, आरव, शिवा, अमन और रोहित ये सभी स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों पर मिस्टर सिंह के बारे में सुनकर श्याम को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, पर वो अपनी सोच को साइड कर काम पर ध्यान देने लगता है। वही अमन का ध्यान काम पर कम और रिया पर ज्यादा था, जिसे देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका काम खत्म हो जाता है और वो सभी स्टडी रूम से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी आरव को कुछ याद आता है और वो श्याम को रुकने को बोल देता है। श्याम, यार ये खड़ूस भी कितना काम करवाता है, इतनी देर से काम करवा करके भी चैन नहीं मिलता। इतना कहकर अजीब अजीब सा चेहरा बनाने लगता है, जिसे देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पर वो सख्त आवाज में कहता है, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, खुद की बुराई करने के नहीं। उसकी आवाज सुनकर श्याम हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं नहीं बॉस, मैं आपकी बुराई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी आरव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे श्याम उसके सीने से लग जाता है, जिस वजह से दोनों असहज महसूस करने लगते हैं और श्याम सिया हड़बड़ाकर उससे दूर जाने लगता है, जिसे देखकर ना जाने क्यों पर आरव को बुरा लगने लगता है। वो कहता है, तुम ऐसे लड़कियों की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? फिर पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं खींचता तो वो कील तुम्हें लग जाती। उसकी बात सुनकर श्याम पीछे देखता है, जहां जमीन पर एक कील होती है। वो अरब से दूर हटकर कहता है, सॉरी एंड थैंक यू सर, और इतना कहकर वो बिना आरव को इग्नोर करके स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। वही आरव अपने हाथ को देखता है, जिससे उसने श्याम का हाथ पकड़ा था। श्याम के जाते ही उसे अपने दिल में कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो वहीं पर रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और श्याम के बारे में सोचने लगता है। आरव, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं एक लड़के की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? तभी उसे सिया का ध्यान आता है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसके बारे में सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती हैं, पर वो फिर गुस्से में अपने बाल खींचकर बोलता है, ये क्या हो गया है? मुझे कभी भाई के बारे में सोच रहा हूं तो कभी बहन के बारे में। मैं ना सच में पागल हो गया हूं। मैं इन दोनों भाई बहन को छोड़ूंगा नहीं। इन दोनों ने माफिया किंग को परेशान करके रखा है। तभी वहां पर रखा श्याम का फोन बजने लगता है। जब तक आरव उसका फोन उठाता तब तक कॉल कट हो जाती है। तभी आरव का ध्यान श्याम के फोन पर जाता है, जहां लॉक स्क्रीन पर सिया और रिया की फोटो होती है। वो श्याम के फोन का लॉक खोलने की
कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। फिर वो अपने लैपटॉप पर कुछ करता है और कुछ ही मिनट में वो श्याम का फोन हैक कर उसके फोन का डाटा अपने लैपटॉप में सेव कर लेता है। फिर वो श्याम के फोन की गैलरी में जाता है। वहां पर सिया और रिया की बहुत सारी पिक्चर थी, जबकि श्याम की केवल 4 इंच 5 फोटोज ही होती हैं। आरव, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के फोन में उससे ज्यादा उसकी बहन और गर्लफ्रेंड की फोटोज ही हो। तभी वो उनके बचपन की पिक देखने लगता है जिसमें रिया, सिया और रुद्रा होता है। उन सभी फोटोज में कहीं पर भी श्याम नहीं होता। ये सब देखकर उसे श्याम पर शक होने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो सिया से श्याम के बारे में पूछा था तो वो और रिया दोनों ही थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगती हैं। ये सब याद आते ही उसका शक पक्का हो जाता है। आरव, ये तीनों मिलकर कुछ तो छिपा रहे हैं, मुझे पता करना ही पड़ेगा। वो अपने एक आदमी को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूं, 2 दिन के अंदर मुझे इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी एक नौकर आकर उससे कहता है कि सर, आपको दादाजी बुला रहे हैं। आरव उसे जाने को कहकर श्याम का फोन लेकर दादाजी से मिलने चला जाता है। वही रिया और अमन का अलग ही सीन चल रहा होता है, क्योंकि अमन ने रिया को पागल कह दिया था। रिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? आप मेरे बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। अमन, पागल को पागल बोलने में क्या प्रॉब्लम है? और बोलने के लिए मुंह की जरूरत होती है, और ये बात तो आपका अच्छे से पता होगी मिस रिया, क्योंकि आपका मुंह बहुत चलता है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। रिया, अगर मैं पागल तो आप बेवकूफ। अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की? रिया उसे उसकी भाषा में ही कहती है, आपने ही तो कहा कि बोलने के लिए मुंह की जरूरत होती है, और ये बात तो आपका अच्छे से पता होगी क्योंकि आपका मुंह बहुत चलता है। अमन गुस्से में, मिस रिया, अगर आपने मुझे एक बार और बेवकूफ कहा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रिया, और कहा तो क्या कर लेंगे आप मिस्टर बेवकूफ? ओह सॉरी एमआर। अमन उसके इतना कहते ही अमन उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे दीवार से लगा देता है। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती तब तक उसके होठ अमन के होठों के बीच में थे। अमन बहुत शिद्दत से उसे किस कर रहा था और उसके हाथ रिया की पीठ पर घूम रहे थे। रिया कुछ देर तक उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अमन को हटा नहीं पाती। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद अमन रिया को छोड़ता है और वो दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। अमन, अगर अगली बार तुमने मुझे बेवकूफ बोला तो मैं ऐसे ही तुम्हारा मुंह बंद करूंगा। तभी वो ध्यान देता है कि रिया रो रही है। इससे पहले वो कुछ कहता रिया उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर अमन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, मैं भूल गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो श्याम की गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर के बाद रिया और श्याम सुधीर जी और सुनिधि जी से अलविदा लेते हैं। आरव, रात ज्यादा हो गई है, इसलिए रिया तुम्हें अमन घर छोड़ देगा और श्याम तुम्हें शिवा घर छोड़ देगा। उसकी बात पर रिया कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, मैं और श्याम एक साथ ही रहते हैं, हम साथ में चले जाएंगे। अमन जैसे ही सुनता है कि वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसकी जलन हद पार कर जाती है। वो जोर से कहता है, क्या तुम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हो? उसकी बात सुनकर सब अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं। रोहित उसके कान में कहता है, कंट्रोल मजनू भाई कंट्रोल।
आरव उसकी बात इग्नोर करके शिवा से उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है। रिया उसकी बात सुनकर बाहर चली जाती है। श्याम उसके पीछे जाता है, फिर रुककर अमन के पास आता है और शरारती अंदाज में कहता है, सर, भले ही हम दोनों एक घर में रहते हैं पर हमारा रिश्ता बेस्ट फ्रेंड का है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए आप चाहें तो उस पर ट्राई कर सकते हैं। उसकी पहली बात सुनकर अमन को बहुत खुशी होती है और वो उसे गले लगा लेता है। लेकिन उसके बाद की बात सुनकर अमन के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। श्याम अगली बार जब आप उसे किस करे तो अपने होठों के कोनों में लगी लिपस्टिक जरूर छुड़ा दे। श्याम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अमन तुरंत रुमाल से अपने होठों को साफ करता है। उसके बाद रिया और श्याम दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद अमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जोर से कहता है, मेरी रिया अभी सिंगल है, अब मैं उसे प्रपोज कर सकता हूँ। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आरव किसी सोच में था। उसे देखकर अमन कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आरव, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे रिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। कुछ तो है जो ये दोनों हमसे छुपा रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद मेरा भाई दिल से खुश है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। मुझे जल्द से जल्द इनके बारे में पता करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी देर वो सभी बातें करते हैं और उसके बाद वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। शिवा भी रिया और श्याम को छोड़कर वापस आ जाता है। सिया के घर पर श्याम, सिया, रिया डार्लिंग, आज तो मैं बहुत थक गई हूं। कितना मुश्किल है दो दो किरदार एक साथ निभाना। और वो खुला सांड कितना काम करवाता है। रिया मुस्कुराते हुए, वो ज्यादा काम नहीं करवाते बल्कि तुम ज्यादा आलसी हो गई हो। जाकर अपना गेट अप चेंज करो वरना मुझे तुमसे और प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सिया मुंह बनाते हुए कहती है, तुम मेरी दोस्त हो या फिर उस सांड की? तुम ना बहुत बुरी हो। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। रिया उसे देख मुस्कुरा देती है, पर तभी उसे अमन की याद आती है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? प्लीज अपना राय कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसका कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।